हेलो फ्रेंड, मैं सुनील शुक्ला आप लोगों का इस इकोनॉमिक्स की जर्नी में एक नए क्लास में स्वागत करता हूं। मैं आप लोगों को इसके पहले क्लास में कई महत्वपूर्ण चीज़ें मैंने पढ़ाई थी। जो स्टूडेंट या इकोनॉमिक्स को समझने वाले हमारे मित्रगण बैठे हों, सुन रहे हों हमें, वो इस क्लास में अच्छे से समझ बनाने के लिए ये क्लास देखने के बाद पीछे की क्लास जाकर वो देखेंगे तो वो काफ़ी कंफर्टेबल हो जाएंगे। क्योंकि मेरे लेक्चर थोड़े बड़े हो जाते हैं, मैं चाह के भी छोटा नहीं कर सकता, इसलिए नहीं कर पाता हूँ क्योंकि जब तक सारी चीज़ें एकदम से क्लियर नहीं होती हैं, ये कोई थिएटर नहीं चल रहा है कि इसमें आपको डांस करके कोई ऐसी आपको लुभावना बनाना। मेरा लुभावना बनाना उद्देश्य नहीं है और शॉर्टकट मैं उसमें विश्वास नहीं करता। इसलिए मैं ऐसी जो मेरा तरीका है, जब तक वो टॉपिक क्लियर नहीं हो जाता तब तक मैं उस क्लास को आगे बढ़ाता रहता हूँ, जिस कारण ये थोड़ा सा क्लासेस लंबी हो जाती हैं। लेकिन यदि आपको सीखना है तो आपको समय नहीं देखना है। समय, आप सोचिए कि आप इस समय 28, 30 साल, 40 साल के होंगे, आपका कितनी जल्दी से समय बीत गया और आपने गेन क्या है, आपका गेन बहुत कम हो पाया। वो चूँकि आपने जो गेन होने वाली जगह थी वहाँ पे आपने ये देखना शुरू किया कि मेरा समय लॉस हो रहा है, टाइम लॉस हो रहा है। देखिए, आप जब YouTube देखते हैं तो उसमें अंगूठे की सहायता से आप धीरे धीरे डांस को देखते जाते हैं। उससे आपको गेन क्या होता है, रिजल्टेंट शून्य होता है। लेकिन मैं आपको बड़े उम्मीद के साथ ये बताता हूँ कि यदि हमारे क्लास में आप मेरे साथ 1 घंटे का टाइम व्यतीत करेंगे तो आपके दिमाग में कुछ चीज़ें नई आ ज़रूर जाएंगी जो आप इसके पहले ठीक ढंग से नहीं जानते थे, या जानते थे तो उसकी जो आपका परसेप्शन बना हुआ था वो कहीं ना कहीं गलत था। उसमें आप अपने जो क्षमता है आपकी तार्किक, उसमें आपके इजाफा हो जाएगा। तो मैं आप लोगों को इसी उम्मीद में अपना बेस्ट करने का प्रयास कर रहा हूँ। आप लोग ध्यान से बैठकर देखें, आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगने वाला है। और जो हमारे स्टूडेंट हैं वो तो हमारे इस क्वालिटेटिव एजुकेशन को समझ ही पा रहे होंगे, उनको मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। वो इस चीज़ को अच्छे से समझ रहे होंगे कि उनके लिए ये क्लास कितना महत्वपूर्ण हो रहा है। मैं आप लोगों को आज नए क्लास में मैं विनिमय दर पढ़ाने वाला हूँ। विनिमय दर क्या होता है? विनिमय दर में मैं आपको ये चीज़ बताने वाला हूँ कि जब पहली बार डॉलर रुपए के मुकाबले कितने रुपए में तय किया जाएगा। जैसे आज $1 80 रुपया का है, तो ये पहली बार जब तय हो रहा था तो किन चीज़ों के आधार पर ये रुपया और डॉलर का तालमेल बैठाया जा रहा था, किस तरह से मतलब ये तय किया जा रहा था कि कितना रुपया कितने डॉलर के बराबर होगा। तो वो जो मेथड था उसको कहते हैं ट्रिपल पी मॉडल। ट्रिपल पी, ये ट्रिपल पी मॉडल वो दूसरा वाला नहीं है, ये बल्कि परचेज पावर पैरिटी का है, क्रय शक्ति क्षमता का है। ठीक है, वो वाला ट्रिपल पी मॉडल जो मैंने पहले पढ़ाया था वो आप प्रीवियस क्लास में आप जाके देख सकते हैं। ये परचेज पावर पैरिटी यानी क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर वस्तुओं की जो दोनों देशों में, देखिए ये होता कैसे, मैं थोड़ा बोर्ड पे लिखता हूँ तो आप लोगों की समझ अच्छी बनेगी। कैसे ये तय हुआ होगा कि $1 कितने रुपए के बराबर हो। तो मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ। देखिए, ये चीज़ तय करने के लिए हमें कोई ऐसी वस्तु लेनी पड़ेगी जिसका उत्पादन भारत में भी होता हो और भारत और अमेरिका को मैं लेता हूँ एग्जाम्पल में। ठीक है, चूँकि अमेरिका का ही जो करेंसी है डॉलर वो बहुत पावरफुल है और मैं उसी को लेकर समझाऊंगा तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो डॉलर और रुपए का कैसे ये मूल्य निर्धारण हुआ होगा, इसके लिए आप ये समझें एक एग्जाम्पल के साथ। तो ऐसी वस्तुओं को लिया जाएगा जिसका उत्पादन अमेरिका में भी हो रहा हो और भारत में भी हो रहा हो। ठीक है, तो हम एक फल लेते हैं, सेब। ठीक है, ये सेब है, एप्पल। अब इसको अमेरिका का जो उस टाइम 1 केजी पे देख लेते हैं।
1 केजी सेब की कीमत अमेरिका में $1 थी। ठीक है, एक मैं एग्जाम्पल समझा रहा हूँ आपको, उसके बाद एक्चुअल पे भी मैं जाऊँगा कि किस तरह तय हुआ। और भारत में 1 केजी सेब की कीमत ₹60। ठीक है, परचेज पावर पैरिटी यानी क्रय शक्ति क्षमता का को आधार बनाया गया था ये विनिमय के लिए। मतलब कि ये डॉलर कितना कमज़ोर या मजबूत होगा, ये क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर तय करने की बात हुई। इसी को आधार बना के किया गया। ठीक है, अब समझिए क्या हुआ। अब जैसे देखें, 1 केजी सेब खरीदने के लिए हमको अमेरिका में $1 पे करना पड़ेगा और भारत में ₹60। इससे तात्पर्य ये हुआ कि $1 बराबर ₹60। ठीक है, तो $1 कितने के बराबर हो गया? ₹60 के। ये एक एग्जाम्पल हो गया। अब दूसरा समझिए, पहला है, अब दूसरा, अब केले को ले लीजिए। 1 दर्जन केला, 1 दर्जन केला, 1 दर्जन केला ये अमेरिका में मान लीजिए $2 के बराबर है। अमेरिका में इसका उत्पादन कम अच्छा होता है, या यूं कहें कि ये महंगा वहाँ भी मिलता है। अब उस केस में देखिए कि $2 का 1 दर्जन आपको केला मिल रहा है, और भारत में ये मान लीजिए कि ₹50 में, ₹50 में 1 दर्जन केला मिल जा रहा है। भारत में ₹50 में 1 दर्जन केला मिल रहा है और अमेरिका में $2 में 1 दर्जन केला मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि $2 बराबर ₹50। इसका मतलब $1 बराबर ₹25। ठीक है, अब हमें आप ये बताएं कि अमेरिका इसको लेगा कि इस एग्जाम्पल को लेगा, अपने डॉलर और रुपए के जब मूल्य निर्धारण हो रहा हो तब इस केस को लेना पसंद करेगा कि इस केस को लेना पसंद करेगा। तो जायज़ सी बात है, वो अपने डॉलर को मजबूत करने के लिए वो इस केस को लेना ज़्यादा पसंद करेगा कि जो उसके देश में सस्ता हो, अन्य देशों में महंगा हो, ऐसी ही वस्तु को वो लेकर परचेज पावर पैरिटी का जो सिद्धांत है उस पर ऐसे ही एग्जाम्पल को सेट करेगा, ऐसे ही तरीक़ों को अपनाकर जो उसके यहाँ सस्ता हो और अन्य देशों पे महंगा हो, जिससे कि उसका डॉलर मजबूत हो जाए, ऐसी ही चीज़ों को वो लेकर अपने को वहाँ पे प्रूफ करना चाहेगा, वही मनवाना चाहेगा। और चूँकि सारा सिस्टम उसी के द्वारा बनाया गया है और सारा सिस्टम उसी के पीछे पीछे चलने वाला है, तो वो उनकी बातों को सबसे ज़्यादा तवज्जो देंगे, तो वो इसी चीज़ को मनवाने में सफल रहते हैं। मैं अब आता हूँ मुख्य केस पर कि क्या एक्चुअल कौन सी वस्तु थी जिसको इन्होंने परचेज पावर पैरिटी में रखा, जिसको आप सोच के दंग रह जाएंगे कि कितना इन लोगों ने हमारे साथ छलावा किया है। क्योंकि सारा चीज़ इन्हीं का बनाया हुआ था, तो इनका छलावा करना वाजिब भी था। कोई अपने नुकसान का सौदा नहीं कर सकता, ये इतने लिबरल नहीं थे। ये टोटली कॉमर्शियल लोग होते हैं, ये सिर्फ अपने फ़ायदे की बात करते हैं। बस ये चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं जिससे हम लोगों को लगता है कि ये हमारे फेवर की बात करते हैं। इनको बात करना अच्छा आता है, लेकिन ये कभी भी हमारे हित की बात ना सोचते हुए सिर्फ ये अपने हित की बात ही करते हैं। जिस वस्तु को लेकर पहली बार विनिमय दर तय हुआ वो वस्तु थी हैमबर्गर। मुझे उम्मीद है कि बहुत कम लोग, मैं भी जब पढ़ रहा था तो मुझे भी नहीं पता था हैमबर्गर क्या होता है। बर्गर तो मान लीजिए अब आ गया है तो बर्गर मैं जान लिया, क्योंकि मैं नॉन वेजिटेरियन में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो इसलिए मुझे, चूँकि हैमबर्गर जो होता है वो नॉन वेजिटेरियन बर्गर होता है, तो इसलिए वो हैमबर्गर को उन्होंने विनिमय दर जब तय कर रहे थे तो उन्होंने हैमबर्गर को लिया। अब आप सोचिए कि किस तरह की वस्तु को ले रहे हैं वो लोग, तो उन्होंने क्या लिया, हैमबर्गर। ये नॉन वेजिटेरियन आइटम होता है। आपको ये चीज़ जानकारी होगी कि जितने भी विकसित राष्ट्र हैं, यानी कि यूरोपियन कंट्री या फिर अमेरिका, वहाँ पे नॉन वेजिटेरियन आइटम सस्ता होता है। नॉन वेजिटेरियन आइटम सस्ता होने के कारण वहाँ पे ये सारी चीज़ें सस्ता होंगी, और हमारे यहाँ जो विकसित, अल्प विकसित या फिर जो है विकासशील या फिर गरीब राष्ट्र हैं,
आप सीधा गरीब राष्ट्र समझिए, गरीब राष्ट्र हैं, वहाँ पे ये जो है क्या कहते हैं, नॉन वेजिटेरियन आइटम महंगा होगा। तो ये यहाँ पे सस्ता होगा और हमारे यहाँ महंगा होगा, तो इसमें क्या होगा कि इनके डॉलर की कीमत हमारे मुकाबले बहुत ज़्यादा हो जाएगी। मतलब कि एक डॉलर जो है, एक डॉलर में बहुत ज़्यादा, ये चूँकि हमारे यहाँ महंगा है, मान लीजिए ये हमारे यहाँ 60 रुपये में हुआ, तो हमारा एक डॉलर 60 रुपये के बराबर हो जाएगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता रहा था। दूसरा केला, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे यहाँ ज़्यादा उत्पादित होती हैं, अगर उनको लिया जाएगा तो एक डॉलर की कीमत कम हो जाती, लेकिन उन्होंने चूँकि अपने हिसाब से उनको सारा चीज़ सेट करना था, तो उन्होंने हैमबर्गर लिया। हैमबर्गर चूँकि वहाँ पे नॉन वेजिटेरियन आइटम है, वो सस्ता होता है, तो इसलिए उनके डॉलर वहाँ पे जो है वो वस्तु सस्ती थी, हमारे यहाँ महंगी थी, तो इस तरह से उन्होंने अपने डॉलर को मजबूत किया। अब हम लोग इन चीज़ का विरोध करते हैं। ठीक है, अब हम इसका विरोध करते हैं। हालांकि अब इस समय केवल हैमबर्गर ही एक वस्तु नहीं है, अब बहुत सारी ऐसी वस्तुएं हैं, लेकिन ये पहले जो सेट हो गया, अब उसके बाद बहुत सारी चीज़ों का कलेक्शन है एक, उनका एवरेज लिया जाता है। लेकिन जो पहली बार सेट हो गया कि ये हैमबर्गर, तो अब उसको किस तरह से नहीं ऐसे जाल में हम लोग फंस गए हैं कि अब वो हैमबर्गर की ही स्थिति चल सकती है। जैसे हम लोगों ने जब अपोज करना शुरू किया, हम लोगों ने कहा कि हमारे साथ जो है छलावा किया गया है विकसित राष्ट्रों के द्वारा, स्पेशली अमेरिकन सिस्टम द्वारा, तो उन लोगों ने कहा, मतलब हमने कहा कि हमारा जो रुपया है डॉलर के मुकाबले इतना कमज़ोर नहीं है जितना आप लोगों ने तय किया है। अच्छा, मज़े की बात मैं आपको बता दूं, आज भी परचेज पावर पैरिटी के हिसाब से हमारा एक डॉलर तकरीबन 21 रुपये समथिंग के बराबर, मान लीजिए इतने के बराबर ही होता है, यानी कि एक डॉलर तकरीबन 22 रुपये के आसपास है। लेकिन अब इसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि इन लोगों ने इसको बढ़ाते बढ़ाते यहाँ तक लेके चले गए हैं। अब हम अगर यदि चाहें कि हम रुपए की कीमत को इतना घटा दें, तो आपको इसके प्रीवियस वाले क्लास में मैंने बताया था कि भारतीय वस्तुएं इतनी महंगी हो जाएंगी कि हमारा निर्यात शून्य हो जाएगा, हमारी इकॉनमी पूरी तरह से कोलैप्स हो जाएगी। जब हम लोग इस चीज़ का अपोज करते हैं कि हमारा जो रुपया है वो रियल में डॉलर के मुकाबले इतना कमज़ोर नहीं है क्रय शक्ति क्षमता में, यानी कि हमारा रुपया कमज़ोर है डॉलर के कंपैरिजन में, लेकिन इतना कमज़ोर नहीं है कि हमारा 80 रुपया आपके एक डॉलर के बराबर हो। तो जो WTO बैठा है, उन्हीं का एजेंट है, तो वो कहता है कि ठीक है, आप अपने जो एक डॉलर 80 रुपया है, इसको आप घटा लीजिए ना, जितना आप करना चाहें कर लीजिए, आप इसको घटा के एक डॉलर के बराबर 1 रुपया कर दीजिए, एक डॉलर के बराबर 1 रुपया कर दीजिए। WTO हमसे कहता है कि आपके पास ये क्षमता है, मैंने आपको इसको गलत प्रैक्टिस नहीं मानूंगा ट्रेड की, आप जो है अपना 80 रुपया जो है इसको आप 1 रुपया कर लीजिए, यानी कि एक डॉलर बराबर 1 रुपया कर लीजिए। लेकिन मैंने आपको बताया था कि इसका मतलब क्या हुआ, 1 रुपया जब हम कर लेंगे तो हमारे यहाँ की जो वस्तुएं हैं उसका विदेशी मार्केट में 80 गुना रेट बढ़ जाएगा, जिससे हमारा निर्यात शून्य हो जाएगा, घटेगा नहीं, शून्य हो जाएगा, निर्यात घट जाएगा। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि जो टूरिस्ट हैं, जैसे वो 5,000 पहले लेकर आते थे तो उनको उसमें 80 मल्टीप्लाइड होकर पैसा मिलता था, अब उनको 5,000 ही रुपया मिलेगा, तो उसका कोई वैल्यू नहीं है। तो यहाँ पे टूरिज़्म भी ख़त्म हो जाएगा। और जो NRI पैसा भेजते हैं, NRI फिर कमाने ही क्यों जाएंगे, जब हमारा रुपया उनके डॉलर के बराबर हो जाएगा तो वहाँ पे वो 5,000 डॉलर पाएंगे, तो उसकी वैल्यू यहाँ पे 5,000 रुपया, और यहाँ पे जो 5,000 रुपया पा रहा हो उसकी क्या स्थिति होगी, तो NRI भी ख़त्म हो जाएगा। जब हमारा इस तरह से ना निर्यात होगा, ना टूरिज़्म से कोई पैसा आएगा, ना NRI कोई पैसा भेजेंगे, वैसे भी हमारा जो है निर्यात आयात से कम है, तो विदेशी मुद्रा भंडार तो वैसे ही हमारा लगातार 15 से 18 बिलियन डॉलर व्यापार घाटा है हमारा, तो वो तो ऐसे ही घटता रहता है। तब आप सोचिए कि जब सारी चीज़ें बिल्कुल कम हो जाएंगी या ख़त्म, शून्य हो जाएंगी, तो हमारा देश बिल्कुल कोलैप्स कर जाएगा। ये किसी भी स्थिति में नहीं होगा, हमारी स्थिति जो होगी वो भिखमंगों से भी बदतर हो जाएगी।
तो हम लोगों को इस WTO ने या कहें कि अमेरिकन सिस्टम ने इस तरह से जकड़ रखा है कि हम सिर्फ बिलबिला सकते हैं, हम लोग सिर्फ अपोज कर सकते हैं, लेकिन हम कुछ भी नहीं कर सकते। ना हम रुपए का कीमत बढ़ा सकते हैं, ना हम रुपए का कीमत बहुत घटा सकते हैं। हम सिर्फ एक सीमा है, चूँकि ये थोड़ा सा सिक्योर होता है, ये भारत सरकार का इंटरनल मामला होता है, लेकिन ये एक सीमा है। मान लीजिए कि हमारी ये सीमा है 60 से 80, ठीक है। हम डॉलर को रुपए को डॉलर के मुकाबले 60 से 80, एक एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, ये एग्जैक्ट नहीं है, 60 से 80 के बीच में ही हम लोग इसको रखते हैं। यानी कि जब 80 के ऊपर होने लगता है तब मेरा नुकसान ज़्यादा होने लगता है, और 60 से कम होने लगता है तब मेरा नुकसान होने लगता है। तो RBI इसको जो है मैनेज करके रखती है कि 60 से 80 के बीच में ही इस चीज़ को वो तय रखती है। तो ये सारी समस्याएं हैं हमारे साथ में। अब हम फिर से चलते हैं जहाँ से मैंने शुरू किया था, ब्रेडेन वुड। 1944। अब आप समझिए कि मैंने आपको बताया था वर्ल्ड बैंक, IMF, ITO, इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो कि बन नहीं पाया था, फिर गेट बना था, फिर उसके बाद जाके 1995 में WTO की स्थापना हुई थी, ठीक है। ये ITO बनना था, लेकिन ITO नहीं बन पाया था, ये बाद में फिर बना। अब आप समझिए कि इनके फंक्शन को एक बार समझिए। जैसे देखिए भारत की क्या समस्या है, या जितने गरीब राष्ट्र हैं उनकी क्या समस्या है कि उनका आयात ज़्यादा है, निर्यात कम है, जिससे उनका व्यापार घाटा लगातार बढ़ता जाता है। जैसे देखिए भारत X, हम निर्यात को शो करते हैं, X मतलब एक्सपोर्ट, और इसको निर्यात हम कहते हैं। M ये है इंपोर्ट, ठीक है, इसको हम M से डिनोट करेंगे, ठीक है। और ये हमारा जो है निगेटिव है, यानी कि हम 100, एक एग्जांपल के लिए $100 का निर्यात करते हैं और हम $150 का आयात करते हैं, ठीक है। अब आप समझिए कि पहले हमने $100 का निर्यात किया, तो यानी कि $100, जैसे मैंने $100 का निर्यात किया, तो ये मान लीजिए हमारा जो है विदेशी मुद्रा भंडार है, RBI का विदेशी मुद्रा भंडार है। यहाँ पे हमारे 100 रुपया आ गया, ठीक है। मैंने 100 रुपये का निर्यात किया तो हमारे पास 100 रुपया विदेशी मुद्रा भंडार में आके जमा हो गया। अब उसके बाद हम गए, चूँकि हमको कुछ चीज़ें आयात भी करनी है, आयात को हम, जैसे आयात करने की जो बारी आई कि हमें आयात कितना करना है, तो वो $150 के बराबर की बात हुई। यानी कि हमको $150 के बराबर की हमको अब ज़रूरत है कि हमें आयात करना है $150 का। तब हमें $150 की हम मांग करने के लिए RBI के पास गए, तो RBI के पास तो पहले ही आप देख रहे हैं कि 100 रुपया ही है, तब वो 150 रुपया हमको कैसे दे। तब वो कहता है कि आप अपने आयात को घटाइए, आयात को आप अपने घटाइए, चूँकि हमारे पास तो 100 रुपया ही है, 150 रुपया तो है ही नहीं है कि हम आपको 150 रुपया दे दें। तब आयात को घटाने की बात होती है। तब आयात को जहाँ से घटाने की बात होती है, वहाँ पर ये सारे लोग बैठे हैं जो आका ये सारी चीज़ें समझने लगते हैं कि जैसे जब आप समझिए कि यदि किसी देश का आयात घटता है, तो जिस देश का आयात घट रहा है वो उस देश के लिए भी नहीं अच्छा है। इसलिए कि जो आयात किया जाता है, जैसे मान लीजिए हम अपना पेट्रोलियम घटा दें, पेट्रोलियम यानी क्रूड ऑयल को हम आयात करना कम कर दें, तो हमारे देश में क्या होगा, हमारा ग्रोथ रुक जाएगा। हम कोयले को कम कर दें तो हमारा बिजली नहीं बनेगा, तो हमारे इंडस्ट्री नहीं चलेंगे, तो उससे आय का सृजन नहीं होगा, यानी कि हमारा ग्रोथ घट जाएगा। तो इससे क्या होगा कि यदि हमारे पास ये $50 जो है अगर कम है, तो यदि हमारे पास $50 की कहीं से व्यवस्था ना बन पाए तो हम आयात कम करेंगे। आयात कम करेंगे तो हमारे देश का भी विकास रुकेगा, और हमारे देश का विकास रुकने के साथ साथ हम जिस देश से आयात करने के लिए जा रहे थे उसका निर्यात कम हो जाएगा,
उसका निर्यात जब कम होगा, जैसे भाई देखिए कि मैंने 150 रुपये का आयात करना था, हमें मान लीजिए क्रूड ऑयल आयात करना था, तो हमारे पास मैंने देखा कि आरबीआई के पास 100 ही डॉलर है, हमारे पास 100 डॉलर से ज़्यादा है ही नहीं है, तो हम 100 डॉलर का प्लान बनाने लगे। तो इससे क्या होगा कि हमारा आयात घट जाएगा, यानी कि हमारे देश में पेट्रोलियम यानी क्रूड ऑयल कम आएगा। क्रूड ऑयल के कम आने से हमारा विकास तो पहले बाधित हो लिया। अब चूंकि हम यहाँ से निर्यात जो ये देश कर रहा था क्रूड ऑयल का, हम उससे नहीं लेंगे, तब उसका निर्यात घटेगा, तो हम भी प्रभावित हुए और वो भी प्रभावित हुआ। अब आप समझिए निर्यात करने वाला देश क्या है, ज़्यादातर निर्यात करने वाले देश जो है, क्योंकि हर जगह कहीं ना कहीं अमेरिका का इंटरफेयर है। तो जैसे क्रूड ऑयल को ही ले लीजिए, तो वहाँ पे अमेरिका बैठा है, अमेरिका ना भी बैठा हो तो ये आप समझ लीजिए कि अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी बात नहीं है। यानी कि हम 150 डॉलर यदि मांग नहीं कर पा रहे हैं, यदि मांग अपनी हम घटा रहे हैं, तो ये भी गलत बात है। और यदि इसका निर्यात नहीं हो पा रहा है मेरी वजह से, तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए ये भी गलत बात है। तो इसकी ये समस्या जो थी, इसको दूर करने के लिए इन लोगों ने IMF की स्थापना की। अब IMF क्या करता है कि हमें 50 डॉलर कम पड़ रहा है, तो मैं एक लेटर लिखूंगा IMF के लिए और मैं इनकी शर्तों को पूरा करूंगा, तो ये हमको 50 डॉलर यहाँ पे दे देंगे, तो हमारे पास 150 डॉलर हो जाएगा। तो 150 डॉलर की हम डिमांड करेंगे, तो यहाँ से इसका निर्यात भी नहीं कम होगा, यानी ये भी अच्छे फ़ायदे में, और हमने 150 लिया तो हमारा भी विकास नहीं बाधित होगा। तो इसलिए आप ये देख रहे होंगे कि ये एक बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से इन लोगों ने बनाया और इसको अपने हिसाब से सारी चीज़ें की। हालांकि जब सारी चीज़ें अपने हिसाब से कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमको भी कुछ फ़ायदा नुकसान ज़रूर होगा, लेकिन ये सारी चीज़ें कुल मिला के ये लोग बड़े विजनरी लोग हैं और ऐसे ढंग से सारी चीज़ों का डिज़ाइन करते हैं कि सारी चीज़ें बहुत अच्छे से चलें और वो एक ग्रिप बना के रखें लोगों के बीच में। तो अब इसके बाद मैं आप लोगों को कोटा सिस्टम बताता हूँ। अब आप लोग देखें कि कोटा सिस्टम क्या होता है। यदि किसी देश को कोटा सिस्टम समझने के लिए पहले आप लिख लीजिए कोटा सिस्टम क्या है। ये IMF तय करता है कोटा सिस्टम, लेकिन इसको समझने के लिए आप थोड़ा समझें। जैसे आप यदि IMF का मतलब मैंने जो बताया कि आप व्यापार के लिए लोन ले लिए, जैसे हमारा 150 डॉलर में 50 डॉलर कम पड़ रहा था तो मैंने IMF से लोन ले लिया। यानी कि आप जब IMF का सदस्य बनना चाह रहे हैं, सॉरी IMF का नहीं, जब आप वर्ल्ड बैंक, चूँकि आपको अपने देश की आधारभूत संरचना को बढ़ाने के लिए, आधारभूत संरचना को आप चूँकि ज़रूरत पड़ेगी, आप उत्पादन बिना किए आप अपने देश की तरक्की नहीं कर सकते। और उत्पादन आधारभूत संरचना को बनाने के लिए चूँकि आप गरीब देश के लोग हैं तो आपके पास पैसा नहीं है तो आपको कहीं से पैसे की ज़रूरत होगी तो एक आपको दिखेगा ये वर्ल्ड बैंक, कि चल के हम वर्ल्ड बैंक से ही लोन ले लें। ठीक है, वर्ल्ड बैंक से आप लोन तो ले लेंगे, लेकिन आप वर्ल्ड बैंक से आप लोन लेने के लिए जा रहे हैं तो उससे पहले आपको मेंबरशिप लेनी पड़ेगी IMF की। दूसरा है IMF की आपको IMF का जो है मेंबरशिप आपको लेना पड़ेगा वर्ल्ड बैंक का सदस्य बनने से पहले। इसमें कुछ चीज़ें इसके डिटेल में है कि आपको कुछ जमा करना पड़ता है, लेकिन वो जब मैं आपको सिलेबस में चलूँगा तब मैं अच्छे से बताऊँगा, क्योंकि फिर एक ही डायरेक्शन में चला जाएगा क्लास, फिर ये 2 घंटे का लेक्चर हो जाएगा। तो IMF जो है आप देख रहे होंगे कि मैं बार बार पुश करता हूँ, जब बोर्ड को साफ कर लेता हूँ तब प्ले करता हूँ। मैं आप लोगों का टाइम कहीं ना कहीं बचाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये IMF का सदस्य बनने के लिए आपको वर्ल्ड बैंक का सदस्य बनने के लिए आपको IMF का सदस्य बनना पड़ेगा। IMF का जब सदस्य आप बनेंगे तो इसकी बहुत सारी क्राइटेरिया है जो कि WTO तय करता है। ठीक है, IMF और WTO आपस में तय करते हैं कि ये बहुत सारे आपके इंडिकेटर्स देखे जाते हैं, आपकी GDP कितना है, आपका पर कैपिटा इनकम कितना है, ऐसे ही सारी चीज़ों को देखकर आपको एक कोटा दिया जाता है। जैसे भारत का इस समय जो कोटा है IMF में, भारत का जो कोटा है वो
3% कोटा है। चाइना का इससे ज़्यादा है। और मज़े की बात यह है यूएसए का जो है वो 16% है। ठीक है, आप ये चीज़ समझ के रखिए, 3% मेरा है कोटा यानी भारत देश का, चाइना का थोड़ा इससे ज़्यादा है और यूएसए का 16% है। अब आप समझें थोड़ा सा कि चूँकि ये बड़े विजनरी लोग थे, जो विकसित राष्ट्र के लोग थे, ये बड़े विजनरी लोग थे। ये जानते थे कि यदि हम एक देश एक वोट की पॉलिसी अपनाएंगे तो एक टाइम आएगा, पहले जब ये ब्रेटन वुड में सम्मेलन हुआ तो 44 देश थे, लेकिन उनको ये पता था कि धीरे धीरे सारे देश इसके सदस्य बनेंगे और फिर हमारा इसमें चलेगा नहीं कुछ भी, और ये मेन अर्थ का युग है। तो ये सारी जो WTO है और ये सारे जो हैं ये अर्थ को ही कंट्रोल करने के सिस्टम है। तो इस पे सबसे पहले नज़र थी अमेरिका की कि मैं इसको ज़रूर अपने ग्रिप में रखूँगा। यदि वन नेशन वन वोट की पॉलिसी वो अपनाता तो धीरे धीरे गरीब राष्ट्र ज़्यादा हैं, वो ज़्यादा हो जाते और उनका वोट ज़्यादा हो जाता, तो कोई भी विधेयक पास कराने में इनका कुछ वैल्यू नहीं रह जाता। तब इन्होंने फिर कोटा सिस्टम लाया और एक चीज़ तय किया कि जो विकसित राष्ट्र हैं, देखिए टोटल मान लीजिए 190 राष्ट्र हैं जो IMF के सदस्य हैं। अब इसमें से जो विकसित देश हैं उनको जो कोटा मिला है 55%, इनको 55% कोटा अलॉट होगा विकसित राष्ट्रों को। और जो गरीब राष्ट्र हैं, गरीब, इनको जो कोटा मिला है वो 45%। इनकी संख्या बहुत ज़्यादा है, इनकी संख्या बहुत कम है, लेकिन इनके लिए जो कोटा का निर्धारण हुआ है वो 55% है और इनको जो हुआ है वो 45% है। यानी आपको सारी चीज़ें दिख रही होंगी कि शोषण का तरीका थोड़ा सा चेंज किया गया है, बाकी शोषण उसी तरह से चल रहा है जैसे जब उपनिवेशवाद था। मैंने आपको पहले भी बताया था उपनिवेशवाद का अब सिर्फ तरीका बदल गया है। पहले वो राजनीतिक दबाव बनाते थे, फिर आर्थिक शोषण करते थे, अब आर्थिक दबाव बनाते हैं और आपका राजनीतिक शोषण करते हैं। यानी कि उपनिवेशवाद आज भी है और एकदम प्रॉपर चैनल में काम कर रहा है, बस केवल उसका तरीका बदल गया है, क्रम बदल गए हैं, कोई आगे पहले बाद में उसका सीक्वेंस है। जैसे पहले उपनिवेश जो था, पहले राजनीतिक दबाव बनाकर आर्थिक शोषण करना, अब जो उपनिवेशवाद है आर्थिक दबाव बनाकर राजनीतिक शोषण करना। यानी कि तरीका बिल्कुल कुछ भी नहीं बदला। अब आप समझेंगे किस तरह से कुछ भी नहीं बदला। जैसे ये कोटा सिस्टम देखें कि भारत का 3% है और यूएसए का 16%। और अब मज़े की बात यह है कि किसी भी विधेयक को पास करने के लिए, यानी कुछ भी कोई भी अमेंडमेंट करने के लिए, कोई भी विधेयक यदि पास करना है IMF में, यानी कि जैसे मान लीजिए भारत विकास कर रहा है, तेज़ी से विकास कर रहा है, ये आगे चल के अपनी करेंसी को हार्ड करेंसी का दर्जा दिलाने की मांग करने लगेगा, तो फिर कोटा सिस्टम आएगा। और कोटा सिस्टम कैसे काम करेगा आप समझिए। जैसे वहाँ पे किसी भी विधेयक को पास करने के लिए 85% कोटा की ज़रूरत है। यानी जैसे भारत को मान लीजिए अपनी करेंसी को हार्ड करेंसी का दर्जा दिलाना है, तो उसको जो वोटिंग परसेंटेज होगा कोटा दिलाना पड़ेगा, तो उसको 85% कोटा मिलना चाहिए, तब उसके मुद्रा को हार्ड करेंसी का दर्जा दिया जाएगा। लेकिन आप एक चीज़ आपको दिख रहा होगा बोर्ड पे कि 16% सिर्फ अमेरिका का है। 16, इसका मतलब क्या हुआ कि 16 जब ऐड करेंगे तो ये 84 ही होगा। 1% इसका इधर है, बिना अमेरिका की मर्जी का कहते हैं इकोनॉमिक्स का पत्ता नहीं हिलता है। तो वो आपको दिख रहा होगा कि यदि आपको कोई भी विधेयक पास कराना है तो उसमें अमेरिका का रहना बहुत ज़रूरी है। बिना अमेरिका के कुछ भी नहीं होगा। तो आपको दिख रहा होगा कि यदि आपको कोई भी विधेयक पास कराना है IMF में, यानी कि WTO IMF में, तो इसको आपको जो है 85% कोटा आपको चाहिए होगा। 85% कोटा के लिए ये ज़रूरी है कि अमेरिका आपके पक्ष की बात करे। यदि अमेरिका आपके पक्ष की बात नहीं करता है तो कहा जा सकता है कि इकोनॉमिक्स का पत्ता भी नहीं हिलेगा, यदि अमेरिका नहीं चाहेगा तो। एक बार हम फिर से अब आप लोगों को ब्रेटन वुड में ले चलते हैं।
अब आपके दिमाग में मैं एक और नया चीज़ इंस्टॉल करता हूँ, ब्रेडन वुड। 24 अक्टूबर 1944, मुझे लगता है ये डेट आपको दिमाग में रट ही गई होगी। देखिए, यहाँ से वर्ल्ड बैंक का कॉन्सेप्ट आया, वर्ल्ड बैंक। इसका काम आपने समझ लिया होगा कि ये देश की सीमा के भीतर आधारभूत संरचना बनाने के लिए लोन देता है। ठीक है, इसके आगे हम थोड़ा सा लिख देते हैं, आधारभूत संरचना। ठीक है, और दूसरा है आईएमएफ। इसका क्या काम है, थोड़ा सा मैं रिवाइज करा रहा हूं आपको। आईएमएफ, इसका क्या काम है? इसका काम ये है, देश की सीमा के बाहर विदेशी व्यापार के लिए जो लोन दिया जाता है, इसका जो टाइम पीरियड होता है वो अल्पकालीन होता है, इसका दीर्घकालीन होता है। अल्पकालीन जो आपको लोन दिया जाता है वो आईएमएफ काम करती है, ये व्यापार के लिए। ठीक है, मैं व्यापार के लिए। अब आप मुझे बताएं कि वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ एक दूसरे के पूरक हैं, कंपटीटर हैं? तो सीधी सी बात है, ये अंदर का काम करता है, ये बाहर का काम करता है, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अब ज़रूरत मेन थी कि इन सबको वॉच करने के लिए एक कुत्ते की ज़रूरत थी, इसे प्रहरी कुत्ता हम कह सकते हैं। वो बना आईटीओ, इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो कि बन नहीं पाया उस टाइम। आगे चल के ये गेट बना, ये 47-48 में बना। उसके बाद चूंकि इसकी सीमाएं कुछ लिमिटेड थी, इसको फिर आगे चल के WTO बना दिया गया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसको प्रहरी कुत्ता समझिए, ये अमेरिका का प्रहरी कुत्ता है। ये सारी चीज़ें देखता रहेगा, अमेरिका के ही इंडिकेशन पे सारी चीज़ें करता है। ये सत्य असत्य नहीं जानता है, ये सिर्फ अमेरिका को जानता है, उसी के हिसाब से ये सारी चीज़ें करता है। ठीक है, आप इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे। अब समझिए, आप फिर से चलिए 1944 में। तो आपने देखा कि उस टाइम द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। द्वितीय विश्व युद्ध में मैंने आपको पहले बताया कि जब कोई युद्ध होता है तो उसमें लगता है लोगों को कि मैं जीता, उसमें एक्चुअल में कोई नहीं जीतता है, बल्कि सब हारते हैं। वो आर्थिक रूप से सभी हार जाते हैं, वहाँ पे जन धन का सभी का लॉस होता है, तो कोई उसमें जीतता नहीं है, सब हारते हैं। ये बड़े विजनरी लोग हैं और इनको ये महसूस भी होने लगा। तो ये सब सारी चीज़ें जो बनाई गई उनके द्वारा, ये इसीलिए बनाई गई कि अब इन सारी चीज़ों को भूलते हैं, और भूल के अब हम लोग सब लोग हाथ पकड़ के फिर से एक दूसरे को लेके चलते हैं। यानी कि किधर चलते हैं? सिर्फ विकास की ओर, व्यापार की ओर। तो ये विकास और व्यापार की ओर चल देते हैं, और इतने ये तेज हैं कि इन्होंने 20 से 30 साल में इनका सब चीज़ बर्बाद हो गया था। आप वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ेंगे कि फ्रांस की तो ऐसी स्थिति हो गई थी। अब आप समझिए कि अमेरिका की ये लोग बात कम मानने लगे। ये यूरोपियन कंट्री के जो देश थे, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, ये सब कोई मानने वाले थे क्या? इनकी स्थिति इतनी ख़राब हो गई थी वर्ल्ड वार की वजह से, ये सब कान बंद करके सब सुन रहे थे अमेरिका जो कह रहा था। इतने मजबूर हो गए थे, नहीं तो ये अमेरिकन सिस्टम क्या, ये अपना सिस्टम लेके आते। लेकिन चूंकि उस टाइम कंडीशन ऐसी बन गई थी कि अमेरिका मजबूत हो गया था, ये लोग धराशाही हो गए थे। तो आखिरकार ये सब समझ गए कि अब इससे कुछ होना नहीं है। इन्होंने ये सिस्टम बनाया और फिर आगे हाथ पकड़ के चलने का रास्ता तय किया। तो इन्होंने आगे जाके देखा कि व्यापार किया और साथ में मिलकर काम किया, और व्यापार किया। तो इनकी स्थिति ये हुई कि 20 से 30 साल में ये फिर से ऐसे जैसे इनका कुछ हुआ ही नहीं था, उस तरह से फिर से फुल फ्लेजेड विकसित राष्ट्र में तब्दील हो गए। अब धीरे धीरे इनके साथ
क्योंकि ये पूर्ण रूप से विकसित हो गए। अब इनके साथ फिर धीरे धीरे ये 1970 यानी 70 का दशक आया। 70 के दशक आते आते अब इनके साथ एक नए प्रकार की समस्या उत्पन्न होने लगी। मैं उसको आप लोगों को बताता हूँ। 1970 यानी कि 70 का दशक आते आते इन जो फुल फ्लेजेड विकसित राष्ट्र बन चुके थे, क्योंकि इकोनॉमिक्स में एक आप समस्या को दूर करेंगे दूसरी समस्या शुरू हो जाती है, तो उसी तरह से इनकी दूसरी समस्या ये बताइए 20 से 30 वर्ष में जैसे इनके यहाँ कभी आप जापान को लीजिए कि वहाँ पे परमाणु बम गिराया गया था, आप जाके देखेंगे तो सब चीज़ें ऐसे बदल गई हैं जैसे उनके साथ कभी ऐसी अप्रिय घटना घटी ही ना हो, इतने वो विकसित हो गए। उसी तरह से ये लोग बहुत ही तेज़ी से विकसित किए। और हमारा देश है कि हम लोग ये 20 से 30 साल में विकसित हो जाते हैं। हमारा आज 75 साल हो गए विकसित स्वतंत्र हुए। उसके बाद भी और राज्य को छोड़िए, हमारे दिल्ली यानी कि कैपिटल जो है राष्ट्र की, वहाँ की ये स्थिति है कि बिजली और पानी आज भी मुद्दे हैं इलेक्शन के। तो हम लोग कितने क्या कर रहे हैं, किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, सब राम भरोसे है। श्री रामचंद्र जी जब चाहेंगे तभी सब कुछ होगा, यही हम लोगों की कल्पना है, यही हम लोगों की फ़िलासफ़ी है। खैर हम ये फ़िलासफ़ी देखते हैं। अब 1970 में यानी कि 70 के दशक में जो इन लोगों की प्रॉब्लम शुरू हुई वो इतनी बुरी प्रॉब्लम थी, उसको कहते हैं संतृप्तता। ये प्रॉब्लम जो है, हमारी जो प्रॉब्लम इस टाइम पे चल रही थी वो ग्रोथ की चल रही थी, यानी हमको आगे बढ़ने का होड़ था। ये लोग इतना आगे बढ़ गए कि अब संतृप्तता में आ गए कि अब इनके यहाँ डिमांड कम होने लगी, मांग घटने लगी। मांग का घटना ही संतृप्तता है। जब मांग बहुत बुरी तरह से घट जाती है, मांग रह ही नहीं जाती है, तो वो स्थिति संतृप्तता की हो जाती है, मांग का घटना। ठीक। अब इनके यहाँ विकसित राष्ट्रों में कई प्रॉब्लम हमेशा बनी रहती है। जैसे वहाँ पे बहुत सारे ऐसे देश हैं, उनकी अपनी अपनी प्रॉब्लम्स हैं। जैसे मैं आपको एक वहाँ का एक राष्ट्र है स्वीडन। वहाँ ये समस्या है कि जो जनसंख्या वृद्धि का दर है वो निगेटिव में है। वहाँ पे जनसंख्या वृद्धि का दर निगेटिव में है, तो वहाँ के राष्ट्र ने स्लोगन क्या बनाया है कि आप तीन बच्चे पैदा करें, पहला पिता के नाम, दूसरा माँ के लिए और तीसरा राष्ट्र के लिए। अब आप समझिए कि वहाँ की ये प्रॉब्लम है, ये स्वीडन की हो गई। एक राष्ट्र है मिस्र, इसे इजिप्ट कहते हैं। यहाँ की प्रॉब्लम आपको सुन के और हंसी आएगी। यहाँ पे जब पहला बच्चा पैदा होता है किसी दंपत्ति को, तो उसको 25 लाख भारतीय रुपए के बराबर, यदि वहाँ का कुछ रुपया अलग होगा, लेकिन जो भारत के हिसाब से देखा जाए तो 25 लाख रुपया उसको विदाउट इंटरेस्ट दिया जाता है। किसी ब्याज दर तय करके नहीं, बस केवल आप मूल लौटा देना। लेकिन जब तीसरा बच्चा आपके हो जाएगा तो ये माफ़ कर दिया जाएगा। इनकी समस्या ये है। और तीसरा एक देश में और बताता हूँ, हॉलैंड यानी नीदरलैंड का आपने नाम सुना होगा। नीदरलैंड को ही हम लोग हॉलैंड कहते हैं। ये नॉर्वे के बगल में है। नीदरलैंड की प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे जो है 97% लोग जो है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये समझने लायक की चीज़ें हैं। ये ऐसे हवाई कोई तुकबंदी में नहीं कर रहा हूँ, ये कोई चुटकुल्लेबाजी नहीं हो रही। इससे एनालिसिस करने को आपको समझ में आएगा। ये सारी चीज़ें जाननी बहुत ज़रूरी है कि देश दुनिया में क्या हो रहा है। इससे आप एनालिसिस कर पाएंगे, आपकी तर्क शक्ति बढ़ेगी। 97% लोग नीदरलैंड के जो है वो किसी धर्म को नहीं मानते। केवल 3% जो वहाँ पे जाके कहीं बस गए होंगे, या फिर 3% मान लीजिए, वही केवल किसी धर्म को मानते हैं। 97% वो किसी धर्म को नहीं मानते। तो वहाँ पे ये प्रॉब्लम आ रही है कि जो जेल के कर्मचारी हैं उनकी नौकरी जाने की बारी आ गई है। क्यों?
क्योंकि वहाँ पे क्राइम रेट शून्य हो गया है। कोई अपराधी जेल में बंद होने के लिए है ही नहीं, तो जेल में किसी का काम नहीं है। तो इन्होंने नॉर्वे सरकार को एप्लीकेशन लिखा, नीदरलैंड की सरकार ने, आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा, ये बड़ा पॉपुलर। नॉर्वे की सरकार को इन्होंने पेपर एप्लीकेशन लिखा कि आप अपने यहाँ से कुछ जो कैदी हैं उनको हमारे यहाँ भेज दीजिए, जिससे हमारे यहाँ जो जेल में नौकरी करने वाले लोग हैं उनकी नौकरी बच सके। तो ये इनकी ऐसी प्रॉब्लम है। और हमारी प्रॉब्लम क्या है? तो हमारी तो सब प्रॉब्लम है, हमारी कोई प्रॉब्लम ऐसी है नहीं कि जो हम आपको गिनाएं, क्योंकि हर जिधर आप जाइएगा सिर्फ उधर प्रॉब्लम ही पाइएगा और कोई ऑप्शन हमारे पास नहीं दिखता है। आइए अब हम आपको संतृप्तता समझाते हैं। संतृप्तता क्या है? जैसे अमेरिका ले लीजिए, अमेरिका एक देश को लेके मैं समझाता हूँ। अमेरिका, जो प्रॉब्लम यहाँ की थी वही प्रॉब्लम जो यूरोपियन कंट्री के राष्ट्र थे वहाँ की थी। अब होता ये है कि अमेरिका को आप लीजिए, एक एक लोगों को समझिए कैसे। जैसे हम एक एग्जांपल ले लें फ्रिज का। फ्रिज, ये आप बताएं मुझे कि फ्रिज एक बार जब आप खरीदते हैं तो कितने वर्ष चल जाता है? तकरीबन 3-4 साल, 5 साल चल ही जाता है। मान लीजिए 5 साल चल जाता है। अब अमेरिका चूंकि पूरी तरह से फुल फ्लेजेड विकसित हो गया था, तो वहाँ के लोगों की जो आय क्षमता थी वो काफ़ी अच्छी हो गई थी। वो एक विकसित राष्ट्र के थे, तो उनके पास आय के सृजन के लिए बहुत सारी चीज़ें थी। यानी कि कहने का मतलब मेरे ये है कि उस देश में, मैंने एक एग्जाम्पल आपको बताया था कि अमेरिका में प्रति 1000 में तकरीबन 412 लोगों के पास कार है। अभी 415 भी हो, 450 भी हो सकता है। कहने का मतलब एक डेटा आप समझिए, 412 लोगों के पास कार है। यानी कहने का मतलब ये है कि पति पत्नी के बीच में हो सकता है थोड़ा इधर उधर, मतलब कहने का मतलब हर परिवार में कार है। ठीक है, एक आध परिवार में कार नहीं होगी, हो सकता है एक आध के पास 2-3 हो। कहने का मतलब आप समझिए कि हर परिवार में एक कार है। अब उनको कार की ज़रूरत है नहीं। जब डिमांड कम होने लगे, अब डिमांड, और इंडिया में यही स्थिति क्या है कि 12 से 13 है प्रति 1000 में, तो ये स्थिति है। हमारा इनसे कोई कंपैरिजन नहीं है, बस एनालिसिस के लिए मैं ये डेटा लिख रहा हूँ। अब जैसे आप समझिए कि अमेरिका में हर व्यक्ति के पास फ्रिज है, हर व्यक्ति के पास टीवी है, हर व्यक्ति के पास कूलर है, हर व्यक्ति के पास एसी है। मतलब जो उपभोग करने की वस्तुएं हैं उनकी, और वो रोज़ तो कहीं खरीदता नहीं, 4-5 साल के लिए लग गया तो एक बार लग गया, तो उनको हमेशा उनको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और मान लीजिए सबके यहाँ लग गया, जैसे संतृप्तता वही कंडीशन होती। जब सबके यहाँ लग गया तो अब क्या होगा इन देश का? अब आप समझिए, जैसे मान लीजिए अमेरिका की एक कंपनी है जो फ्रिज बनाती है, ठीक है, जो फ्रिज बनाती। अब सबके यहाँ फ्रिज लग गया है अमेरिका में, तब इसकी फ्रिज का तो कोई डिमांड ही नहीं रहेगा, कोई मांग ही नहीं करेगा फ्रिज का। और फ्रिज कंपनी में काम करने वाले मान लीजिए 50,000 लोग हैं या 10,000 लोग हैं, बहुत बड़ी कंपनी है, मान लीजिए वहाँ पे 10,000 लोग काम करते हैं इस कंपनी में। और अब फ्रिज की डिमांड कोई नहीं कर रहा है। उसके बगल में पड़ोसी जो उसके साथ के लोग थे वो यूरोप के थे, वहाँ भी यही स्थिति चल रही है, वहाँ भी कोई डिमांड नहीं है। इनके यहाँ अब होगा क्या कि अब फ्रिज का उत्पादन इन लोगों को बंद करना पड़ेगा, क्योंकि बना के आप क्या करेंगे जब उसका कोई वही मांग ही नहीं है, तो आप क्या करेंगे? जब आप उत्पादन बंद कर देंगे तब आपके साथ क्या होगा कि ये जो काम करने वाले लोग हैं इनको बैठा के तो आप पैसा देंगे नहीं, ये सारे बेरोजगार हो जाएंगे। ये जब बेरोजगार हो जाएंगे तो ये भी मांग करना कम कर देंगे। पहले ही समस्या थी कि आपकी मांग घटती जा रही है, उसके बाद अब ये जो बेरोजगार लोग हुए ये और अब मांग कम करना शुरू कर देंगे। इससे अब मांग और तेज़ी से घटने लगेगी। अब आप समझिए, मैंने एक केस आपको समझाया, ऐसे ही सारी इंडस्ट्री इनकी कोलैप्स होती चली जाएगी। तो ये इनके साथ जो 70 के दशक में समस्या शुरू हुई वो तो इतनी बड़ी समस्या थी, तो जिसका कोई एक एग्जाम्पल मैं बताता हूँ। जैसे आप नदी में तैर रहे हों तो उसमें आप भंवर देखा होगा। भंवर में क्या होता है कि जैसे आप उसके रेंज से थोड़ा दूर रहते हैं, तो दूर रहते हैं तो आपको एक झटका समझ में आता है, वही आपके पास ये टाइम होता है कि आप वहाँ से निकल सकें तो निकल लें।
जब भंवर के एक बार आप ग्रिप में आ जाते हैं तो फिर आप निकल नहीं सकते, आप मर के ही निकलेंगे। तो वही स्थिति यहाँ पे थी। 70 का दशक वो दशक था कि जहाँ से इनको निकल सकने की एक उम्मीद थी। यदि यहाँ से आप निकल सकते हैं तो निकल जाइए, अदरवाइज आप बहुत बुरी तरीक़ा से इसमें डूब जाएंगे, जो संतृप्तता हो रही थी यहाँ पे। तो चूँकि एक भंवर की तरह काम करना शुरू करता है कि एक तो फ्रिज की मांग कम, यहाँ के लोग जब बेरोजगार हुए तो चूँकि उनका आय का सृजन नहीं हो पा रहा है तो वो मांग ऐसे ही कम कर देंगे। जब पैसा ही नहीं है तो मांग क्या करेंगे, तो मांग अब दूसरे दुगना तेज़ी से कम होनी शुरू होगी। ये बहुत तेज़ी से दायरा बढ़ता जाता है। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने चूँकि अब ये जाके यूरोप में तो जा नहीं सकते थे, क्योंकि यूरोप में पहले से भाई इनके साथ के ही हैं, तो दोनों का कंडीशन वही। क्या अफ्रीका जा सकते थे? अफ्रीका के लोग आप देखते होंगे कि वो बेचारे वैसे ही इतनी पुअर स्थिति में थे, वो टीवी वूवी तो देखते तो कहते किसी दूसरे गोले की चीज़ आ गई है, वो इस चीज़ का कोई इंटरेस्ट ही नहीं, क्योंकि उनके पास पेट, सबसे पेट ही पूजा हो जाए बहुत बड़ी चीज़ थी कि वो टीवी फ्रिज कूलर देखते। तो वो भी वहाँ पे, मतलब ये जो विकसित राष्ट्र के लोग हैं, अफ्रीका को इन्होंने नहीं चुना। अब इनकी नज़र एक ऐसे राष्ट्र पे थी, कोई बहुत बड़ी मार्केट मिल जाए जिससे हमारी ये समस्या ख़त्म हो जाए। तो इन्होंने देखा चाइना को या फिर इंडिया को। चाइना चूँकि कम्युनिस्ट कंट्री है, वहाँ पे ये बहुत सुरक्षित होकर काम नहीं कर सकते थे, तो इन्होंने, इनकी नज़र जो गई वो इंडिया पे गई। लेकिन जब इंडिया ये पहुँचते हैं तो ये देखते हैं भारत की जो बाउंड्री है वहाँ पे इन्होंने देखा कि एक बोर्ड टंगा था नो एफडीआई का, जो ये चूँकि ये अपनी कंपनी को ले जाकर यहाँ शिफ्ट करके बनाना चाहते थे, यही चीज़ चल रहा है। तो उन्होंने देखा इंडिया के जो देश के बॉर्डर के बोर्ड पर, मतलब इमेजिनरी लिखा था नो एफडीआई, तो इनकी समस्या यहाँ से भी बढ़ गई। ये लोग एकदम बिलबिला गए कि अब करें तो क्या करें, ये मार्केट तो बहुत अच्छी थी मेरे लिए, लेकिन अब चूँकि ये पहले से ही नो एफडीआई का बोर्ड लगा है, तो इन्होंने फिर आइडिया इनके समझ में आया कि अब क्या करते हैं, हम उत्पादन अपने देश में ही करते हैं, यहाँ निर्यात करते हैं। एफडीआई तो नो एफडीआई है, लेकिन भारत ने निर्यात, आयात पे कोई रोक नहीं लगाया था, यानी आयात आप कर सकते हैं। तो भारत सरकार, इन्होंने फिर क्या किया, इन्होंने अपने देश में रहकर ही उत्पादन करना शुरू किया और भारत में निर्यात करना शुरू किया। तब इनकी समस्याएं कुछ कम होने लगी। लेकिन भारत ने ये देखा कि ये तो इतने चालाक लोग हैं कि ये हमारे देश में बिना आए, यानी कि बिना एफडीआई की परमिशन दिए ही ये अपने देश में बैठे बैठे हमारे देश को बर्बाद कर देंगे, यानी कि हमारे जो उद्योग धंधे हैं वो ख़त्म हो जाएं। क्या होता है कि हमारे जो उद्योग धंधे थे उनकी क्वालिटी भी बहुत पुअर इनके कंपेरिजन में, और उसकी प्राइस भी बहुत ज़्यादा इनके कंपैरिजन में। ये प्राइस में भी बहुत सस्ते और इनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी। तो हमारे यहाँ के जो उद्योग धंधे थे वो पूरी तरह से चौपट हो जाते। इसीलिए पीटी नेहरू साहब ने एफडीआई को बैन कर रखा था। लेकिन ये इतने होशियार लोग बिना यहाँ पे एफडीआई लेके आए ही वहाँ से उत्पादन करके यहाँ भिजवा कर पूरा इकोनॉमी, पूरा जो हमारा उद्योग धंधा था उसको नष्ट कर देते। तो भारत सरकार ने कहा ठीक है, आप यहाँ भाई हम आपको निर्यात में, मतलब आयात में नहीं रोक लगाएंगे, लेकिन टैक्सेशन तो हमारे कस्टडी में है, हमारे अंदर उसका वो है। तो उन्होंने क्या किया कि एग्रेसिव टैक्सेशन पॉलिसी अपनाई, मतलब बढ़े हुए रेट पे बहुत लंबा चौड़ा सीमा शुल्क लगाना शुरू किया। जब लंबा चौड़ा सीमा शुल्क लगाना शुरू किया, मान लीजिए 3 रुपए की वस्तु है, हमारे देश में कोई वस्तु है जो 100 रुपए की मिल रही है, ठीक है, वही वस्तु इनका ही वस्तु जब आ रही थी तो 3 ही रुपया की हो रही थी। लेकिन भारत सरकार ने क्या किया, 100 रुपया इनके ऊपर और लगा दिया टैक्स। अब इनकी वस्तु हो गई 103 रुपये की। तब लोगों ने, चूँकि ये महंगी हो गई तो इसको सब नहीं खरीद पाते थे। इसको जो बड़े आदमी थे, चूँकि बड़े लोगों के लिए पैसा बहुत मायने नहीं रखता, उनको समझ में आनी चाहिए वस्तु, उसकी क्वालिटी समझ में आनी चाहिए, वो उस चीज़। लेकिन बड़े लोग ज़्यादा तो होते नहीं हैं, वो तो भारत में बहुत ही बिरले लोग होते हैं वो बड़े होते हैं। तो ये चीज़, ये सारी समस्याएं आती थी। इसी टाइम में आपने देखा होगा 1970-80 के दशक में, चूँकि जब इतना टैक्स लगा के इन सारी चीज़ों को किया जाएगा तो क्या होता था, स्मगलिंग बहुत ज़्यादा होने लगा था। स्मगलिंग
क्योंकि आपने इतना टैक्स लगा दिया कि इतनी महंगी हो जाएंगी वस्तुएं, तब उस पर स्मगलिंग होनी शुरू हो जाती है। लेकिन आप मुझे बताएं कि स्मगलिंग कैसी वस्तुओं पे लगाया जा सकता है, स्मगलिंग कैसी वस्तुओं का किया जाएगा जो प्राइस में कम हो और संख्या में बहुत ज़्यादा हो, मतलब बहुत बड़ा स्पेस घेरती हो उन वस्तुओं का, कि प्राइस में बहुत ज़्यादा हो कम जगह घेरती हो उनका। तो स्मगलिंग हमेशा ऐसी चीज़ों को किया जाएगा कि जो कम में आ जाएं और उनका प्राइस ज़्यादा हो। तो आप देखे होंगे कि 70 से 80 के दशक में गोल्ड की स्मगलिंग खूब होने लगी। गोल्ड स्मगलिंग, क्योंकि इस पे बहुत ज़्यादा टैक्स लगाती थी भारत सरकार, तो बहुत ज़्यादा टैक्स लगने के कारण ये जो है गोल्ड की स्मगलिंग शुरू हो गई। आप देखते होंगे कि 70-80 की दशक की मूवियाँ जो होती हैं उसमें जो विलेन होता था वो हमेशा वो स्मगलिंग करता था, वो ज़्यादा आपने देखा होगा कि गोल्ड की ही स्मगलिंग करता था, वो इसीलिए ऐसे होता था। लेकिन 91 में भारत सरकार ने जब अपनी पॉलिसी चेंज की तो गोल्ड से सीमा शुल्क शून्य कर दिया, तो आपने देखा होगा कि गोल्ड की स्मगलिंग बंद हो गई। तब हमारे जो पिक्चर के विलेन होते थे उन्होंने भी अपना धंधा बदल दिया और उन्होंने फिर ड्रग्स की स्मगलिंग शुरू कर दी। ये सारी चीज़ें जो ड्रग्स और गोल्ड की स्मगलिंग है वो इसी तरह इकॉनमी से ही रिलेट करके होती थी। ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को कहाँ से बतानी शुरू की थी, अब मैं उस पर आता हूँ। भारत जो है और एफडीआई, भारत की 1991 में आपने समस्या देखी और एफडीआई की समस्या देखी। अब भारत की समस्या थी ग्रोथ को बढ़ाने की, ठीक है, ग्रोथ को बढ़ाने की, और इनकी क्या समस्या थी एफडीआई की? सर्वाइवल की, जिंदा रहने की। इनकी समस्या थी जिंदा रहने की, सर्वाइवल की, अस्तित्व की समस्या थी। अब आप समझिए कि उस टाइम जब मैंने आपसे कहा था ये दोनों टॉपिक में मैंने रोक के प्रॉब्लम्स ऑफ वर्ल्ड इकॉनमी शुरू किया था, यहीं से आपको मैंने रोका था। इसलिए रोका था कि आपको ये चीज़ समझ में आए कि ग्रोथ जो है, चूँकि भारत को समस्या थी ग्रोथ की और इनका जीवन ही यानी अस्तित्व की समस्या थी। तो अब आप मुझे बताएं कि एफडीआई टर्म एंड कंडीशन तय करेगा यहाँ आने का, कि भारत जब इनको खोल रहा है वो टर्म एंड कंडीशन तय करेगा। तो जायज़ सी बात है, इनको ज़िंदा रहने की ज़रूरत थी। तो भारत को चूँकि ग्रोथ का, भारत की प्रॉब्लम कम थी, इनकी प्रॉब्लम ज़्यादा थी, तो इस टाइम भारत जो है टर्म एंड कंडीशन इनके साथ सारी चीज़ें तय करेगा। ठीक है, मैं आप लोगों को यहीं पे रोका था और यहीं से मैं आप लोगों को जो है, और इसी टाइम जो है 80 के दशक के अंत में इन लोगों ने, यानी कि विकसित राष्ट्र ने एक स्लोगन दिया वैश्वीकरण का। ठीक है, वैश्वीकरण का स्लोगन दिया, ये अपने अस्तित्व को बचाने के लिए। मैं आप लोगों को पहले इसके जब शुरू किया था प्रॉब्लम्स ऑफ वर्ल्ड इकॉनमी, तो यहीं पे रोका था कि ये भारत टर्म एंड कंडीशन तय करेगा एफडीआई के लिए, कि एफडीआई तय करेगा भारत के लिए टर्म एंड कंडीशन। तो आप समझ गए होंगे कि इनकी प्रॉब्लम ज़्यादा थी, मेरी प्रॉब्लम कम थी, तो टर्म एंड कंडीशन भारत तय करेगा। ये हमारे हिसाब से चलेंगे मेरे देश में, चूँकि इनकी प्रॉब्लम ज़्यादा थी। मैं आपका क्लास यहीं पर रोकता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगेगा, ये क्लास बेहतर लग रहा होगा, आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। यदि आपको मेरी क्लास अच्छे से समझ में आ रही है, मेरा मेहनत करना और आपको अच्छे ढंग से पढ़ाना समझ में आ रहा है, तो चूँकि मैं इस प्लेटफॉर्म पे नया आया हूँ, आप मेरा सहयोग करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने फ्रेंड सर्किल में, और जो इकोनॉमिक्स की समझ पैदा करने वाले चाहते हैं कि समझ पैदा हो, तो उनके पास भी शेयर करें। क्योंकि इकोनॉमिक्स ऐसा सब्जेक्ट है कि स्टूडेंट के साथ साथ सभी को समझने की ज़रूरत है। तो शेयर करें और लाइक करें मेरे चैनल को। यदि आपको नहीं पसंद आता है तो अनलाइक करें। यदि आपकी कोई क्वेरी है टॉपिक से रिलेटेड, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उसको देखूंगा और मैं प्रयास करूंगा कि आपको जो है उसका सॉल्यूशन दूं। थैंक यू। आप लोगों से मुझे सहयोग की अभी उम्मीद है, आप लोग मेरा सहयोग करें।
थैंक यू फॉर वॉचिंग।